Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. So from today we are starting another chapter of the genetics, that is the human genetics. We have completed the microbial part, we have completed the viral gene mapping as well, including the deletion mapping and everything. Now we are starting the new chapter, that is the human genetics. ह्यूमन जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द कंट्रोल मैटिंग, क्योंकि आप जब प्लांट्स के केस में करते थे आप सिलेक्टेड डिवाफ को लाते थे, डिवाफ प्लांट को लाते थे और उसको टॉल से क्रॉस करते थे या एक बैक्टीरियल स्ट्रेन को पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से क्रॉस करवाते थे, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड मैटिंग। वहाँ पे आप कंट्रोल करते थे किसको किसके साथ क्रॉस करवाना है, क्योंकि ह्यूमन्स के केस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, यहाँ पे हम कंट्रोल्ड मैटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टेस्ट्स किए जाते हैं जो जिसमें हम जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें एक आता है पेडिग्री एनालिसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट both from your examination point of view as well as from the genetics point of view. Okay, पेडिग्री एनालिसिस, उसके बाद आता है लॉर्ड-स्कोट मेथड और उसके बाद आता है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। पेडिग्री एनालिसिस एज वेल एज सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बचा लॉर्ड-स्कोर जो है, लॉर्ड-स्कोर मेथड जो है या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। हम स्टैटिस्टिक्स जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं लॉर्ड-स्कोर टेस्ट आपको इन डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस पेडिग्री एनालिसिस से आते हैं और कभी कभार सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस उतना टफ नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझ लेते पता नहीं कैसे समझना होगा, पता नहीं क्या है, कैसे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई होती है, आपको बताना होता है डिजीज कौन है, अनडिजीज अफेक्टेड कौन है, अनअफेक्टेड कौन है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें ये उतना मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार आपके पास कंसेप्ट अच्छा सा आ गया ना तो तब जाके फिर आपको मुश्किल नहीं होगा पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन कर लेना। और हर साल पेडिग्री एनालिसिस, आप इस साल का 2023 का पेपर देख लीजिए, उसमें भी पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन था और उसमें आप देखोगे वायरल जीन मैपिंग का भी क्वेश्चन आया था 2023। मैंने अभी सुना है क्योंकि मेरे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं है, तो जो R2 एनालिसिस हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, मैंने सुना है वहाँ से क्वेश्चन आया। तो सीधे जब आप वीडियो देखोगे और वो क्वेश्चन सामने रखोगे आपको सीधे दिखेगा आंसर, कौन सा आंसर उस क्वेश्चन का था। तो ये प्लीज़ आप खुद से देख लीजिए, जिसके पास भी पेपर अवेलेबल है 23 का जो पहला अभी जो रिसेंटली हुआ है जून में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा और वो क्वेश्चंस आप जो वीडियोस हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस। 2-4 पॉइंट इसमें पहले बताऊंगा, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे इन डिटेल जिसमें हम पूरी पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस लेंगे जो अभी तक आए हैं एग्जाम में या जो मेरे पास भी अवेलेबल क्वेश्चंस है वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। So let's move forward. So pedigree analysis is a diagrammatic representation. It's a diagrammatic representation of inheritance of particular genetic trait in a family for 2 or more generations using standard symbols. यहाँ पे symbols हम use करते हैं ताकि particular inheritance pattern हमें पता चल सके. By pedigree analysis, the prediction of inheritance pattern of a trait can be done. आप पता कर सकते हो पर्टिकुलर ट्रेट जो है उसका इनहेरिटेंस कैसा है वो आप पता कर सकते हो बाय पेडिग्री एनालिसिस। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस यहाँ से देखने को, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ट्रेट जो होगा वो वाई लिंक्ड होगा, वाई लिंक्ड मतलब वो वाई क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा। अगर कोई भी डिजीज कंडीशन है हम कहते हैं कि ये वाई लिंक्ड है, मतलब ये वाई क्रोमोसोम पे है। और वाई क्रोमोसोम क्योंकि हमें पता है वाई क्रोमोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल्स, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल, सो द डिजीज विल ओनली अफेक्ट द मेल पॉपुलेशन, इट विल नॉट अफेक्ट द फीमेल पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर वाई लिंक्ड ट्रेट है, if trait is Y linked irrespective of dominant or recessive, if disease trait is Y linked, it is going to affect, it is going to transmit to all the sons of the progenies. जितने भी sons यहाँ से बनेंगे, यहाँ से स्क्वायर में हम जो फीमेल है, फीमेल को हम स्क्वायर में दिखाते हैं, पेडिग्री में हम फीमेल को स्क्वायर और मेल्स को हम किस में दिखाते हैं, मेल्स को हम सर्कल से हम फीमेल्स को दिखाते हैं और स्क्वायर से हम मेल्स को दिखाते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल पॉपुलेशन है, दिस इज P1, दिस इज P2 और हम कह रहे हैं कि जो ट्रेट है दैट इज वाई लिंक्ड।
वाई लिंक्ड मतलब वो वाई क्रोमोसोम पे यहाँ पे अफेक्ट ट्रेट होगा, फॉर एग्जांपल द क्रोमोसोम नंबर एक्स एंड वाई, यहाँ पे डिजीज ट्रेट है, यहाँ पे वाई। अब जिसके पास ये वाई जाएगा वो अफेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे भी अफेक्टेड है और यहाँ पे भी अफेक्टेड है। क्लियर दिस थिंग? दैट मीन्स अगर ट्रेट वाई लिंक्ड है वो सिर्फ अफेक्ट करेगा मेल्स को, वो सिर्फ अफेक्ट करेगा सन्स को, और अगर ट्रेट वाई लिंक्ड है जितने भी सन्स बनेंगे इन पेरेंट्स से, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी और ऑफस्प्रिंग में जितने भी मेल चाइल्ड्स होंगे, सब मेल चाइल्ड्स में वो डिजीज कंडीशन जाएंगी। क्लियर? इफ द ट्रेट इज वाई लिंक्ड। अब देखो अगर एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न मेल टू फीमेल। अगर ट्रेट एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड मतलब कोई डिजीज कंडीशन है, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हुई है। अगर हम मान लेते हैं ये एक्स क्रोम जो है ये वाई ये जो है ये मेल पेरेंट पे प्रेजेंट है, दिस इज मेल प्रेजेंट एंड दिस इज फीमेल। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स जो मैंने रेड से दिखाया यहाँ पे ये अफेक्टेड है, रेड मतलब ये अफेक्टेड है, और यहाँ पे इसका वाई क्रोमोसोम नॉर्मल है, देयर इज नो इशू विद द वाई क्रोमोसोम इज नॉर्मल, एक्स जो है वो अफेक्टेड है। अब ये जो एक्स है ये किस किस में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ये फादर का एक्स है तो फादर का एक्स हर एक डॉटर में जाएगा, फादर का एक्स कभी भी उसके सन में नहीं जाएगा। सन के पास जो एक्स होता है वो उसकी मदर का होता है, और वाई क्रोमोसोम वाई जो उसके पास होता है वो उसके फादर का होता है, और एक्स उसकी मदर का होता है। लेकिन फीमेल्स के पास जितने भी एक्स होते हैं, एक एक्स, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स होते हैं, एक एक्स हमेशा उनके फादर का होता है। अगर ट्रेट एक्स लिंक्ड है और वो मेल अफेक्टेड है, मतलब ये एक्स हर जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स में जितने भी फीमेल चाइल्ड्स बनेंगे उनमें जाएगा। ये एक्स आप यहाँ पे भी देखोगे इस फीमेल चाइल्ड में भी, ये एक्स आप यहाँ पे भी देखो इस फीमेल, इसका जो नॉर्मल एक्स है वो इस मदर से आ रहा है, जब मदर नॉर्मल है ये यहाँ पे आ रहा है, एक एक्स तो नॉर्मल जो ब्लैक वाला है, रेड वाला अफेक्टेड है। लेकिन सन्स का जो आप अगर दिस मेल चाइल्ड अगर आप देखोगे, इसका एक्स क्रोमोसोम करेगी कंट्रीब्यूट मदर, और इसका वाई क्रोमोसोम आएगा यहाँ से जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, जो नॉर्मल जो डिजीज नहीं है, जो नॉर्मल है। दैट मीन्स एक्स लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं एक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इट शोज क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस मतलब ये मेल से फीमेल जाएगा, ये यहाँ से मेल है, इट इज मेल, और मेल से अब ये ट्रांसमिट होगा फीमेल में, so it will be transferred to the from male to females, और फीमेल से वापस से मेल में जाएगा। अब देखो कैसे, अगर इस एक्स का इस फीमेल का हम क्रॉस करवाएंगे किसी मेल के साथ, फॉर एग्जांपल दिस फीमेल, इसके पास एक एक्स नॉर्मल है, इसके पास एक एक्स अफेक्टेड है, और एक एक्स इसके पास कौन सा है, नॉर्मल एक्स है। ठीक है, अब इसकी शादी आप करवाओगे किसी मेल के साथ, इसकी शादी किसी मेल के साथ होगी, और मेल फॉर एग्जांपल नॉर्मल है, एक्स और वाई इसमें नॉर्मल है। अब जो यहाँ से ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी, यहाँ से एक एक्स जाएगा फीमेल्स, ये फीमेल्स फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मेल्स बने। अब मेल्स के पास एक एक्स तो जरूरी किसका जाएगा, मदर का जाएगा, मतलब चांसेस इसके भी जाने की 50% है और नॉर्मल के जाने की। फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्मल वाला एक्स गया और इस वाले में अफेक्टेड वाला एक्स गया, मतलब अब कहाँ से, फीमेल से मेल जा रहा है, फीमेल से फीमेल भी जा सकता है, ये एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, देयर इज नो गारंटी कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी आ सकता है। लेकिन हम बात कह रहे हैं कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाते हैं, मतलब ये मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल्स में जाते हैं, कभी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का कभी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब एक्स क्रोमोसोम विल नेवर बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल पेरेंट टू द मेल ऑफस्प्रिंग। क्लियर? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब आ जाए यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब एक्स लिंक्ड में 2 पॉसिबिलिटीज है, कभी कभी कभार ट्रेट्स जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है, रिसेसिव ट्रेट अगर आपको याद होगा बाय डेफिनेशन, रिसेसिव ट्रेट का मतलब ये है जो होमोलॉगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, और डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो सिर्फ चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, चाहे उसकी एक कॉपी प्रेजेंट हो तब भी एक्सप्रेस होगा, चाहे उसकी दोनों कॉपीज प्रेजेंट हो तब भी एक्सप्रेस होगा।
अब एक्स लिंक्ड ट्रेट जो है ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, मतलब दोनों एक्स अफेक्टेड होने चाहिए तब जाके डिजीज एक्सप्रेस होगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, मतलब अगर एक भी एक्स अफेक्टेड रहा तब जाके डिजीज एक्सप्रेस हो सकती है। तो पहले हम ले लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव समझो आप क्या होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो ये ब्लैक रेड से मैं अफेक्टेड दिखा रहा हूं और ब्लैक से मैं नॉर्मल दिखा रहा हूं। ये जो फीमेल होगी यहाँ पे ये क्या होगी, ये नॉर्मल फीमेल होगी क्योंकि इसमें दोनों एक्स नॉर्मल है। ये फीमेल जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये फीमेल कैसी होगी, ये अफेक्टेड होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और दोनों क्रोमोसोम इसके पास अफेक्टेड, तो ये अफेक्टेड होगी। ये फीमेल कैसी होगी, ये भी नॉर्मल फीमेल होगी। ये भी कैसी होगी, ये भी नॉर्मल फीमेल ही होगी क्योंकि इसके पास एक एक्स अभी नॉर्मल है और ट्रेट एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब ये सिर्फ एक्सप्रेस करेगा जब ये दोनों, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। ये तो बात रही फीमेल्स की, दिस वाज अबाउट द फीमेल्स। बट व्हाट अबाउट द मेल्स, मेल्स के पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, अब पॉसिबिलिटी 50% चांसेस है वो अफेक्टेड रह सकता है और 50% चांसेस है वो नॉर्मल रह सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलता है, ये मेल होगा तो अफेक्टेड होगा और ये वाला मेल होगा तो नॉर्मल होगा, ब्लू ब्लैक वाला मेल होगा तो नॉर्मल और रेड वाला एक्स अगर उसमें आएगा तो अफेक्टेड होगा। अगर हम अफेक्ट की बात करेंगे, फीमेल्स में अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप चेक करो, 1 2 3 जीनोटाइप्स यहाँ पे पॉसिबल है और 3 जीनोटाइप्स में अफेक्ट एक जीनोटाइप हो सकता है, दैट इज दिस वन, सो इट विल बी 1/3, इट इज 1/3। और मेल्स के केस में अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी कितनी है अफेक्ट होने की, इट इज 1/2, ठीक है, इट इज 1/2, या तो अफेक्ट होगा या नॉर्मल होगा और यहां पे आउट ऑफ 3 एक अफेक्ट बन सकता है, ठीक है, because 1/3 is less than 1/2, that means what, that means X-linked recessive traits are more common in males, that is important because 1/2 is greater than 1/3 or we can say 1/3 is less than 1/2, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट X-linked recessive traits are more common in males, more common in males। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ना आपको कलर, ना आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद रखनी है, ना रेशोज याद रखने हैं, यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है दैट इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर आप जब यूज कर आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आज जो ट्रेंड अब चेंज हुई है, अब सिंपल पेडिग्री बन के नहीं आती है, अब वहां पे दिया गया होता है पेडिग्री और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एंड यू शुड नो कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो ये मैंने आपको दिखा X-linked recessive trait के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और एक और कंडीशन ले लेते हैं, X-linked dominant। X-linked dominant मतलब अगर एक भी X अफेक्टेड रहा तो डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। अब फीमेल्स के पास 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, ये फीमेल हो सकती है, ये फीमेल होगी तो नॉर्मल फीमेल होगी क्योंकि इसके पास क्या है, दोनों एक्स नॉर्मल है। अब ये फीमेल होगी जिसके पास एक नॉर्मल एक अफेक्टेड है, तो तब भी ये फीमेल अफेक्टेड होगा। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम उसके पास अफेक्टेड है तब भी ये अफेक्टेड होगी, मतलब ये 2 अफेक्ट हो सकता है। और मेल्स के केस में प्रोबेबिलिटी उतनी ही है क्योंकि मेल्स के केस में या तो एक्स अफेक्टेड एक्स और वाई होगा या तो नॉर्मल एक्स और वाई होगा। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/2 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। 2/3 अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 2/3, 2 हो सकते हैं आउट ऑफ 3, 2 अफेक्ट बन सकते। दैट मीन्स बिकॉज 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2, 2/3 is greater than 1/2, that means X-linked dominant traits are more common in females. It's very important, X-linked dominant traits are more common in female, the reason being 2/3, 2/3 is greater than 1/2. Now let's take another question that is about the dominant traits. Dominant traits mostly do not have generation gaps. जो डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं ये यूजुअली जनरेशन गैप्स नहीं क्रिएट करते। जनरेशन गैप का मतलब ये होता है कि आप पेरेंट्स में डिजीज एक्सप्रेस होगी, अब ऑफस्प्रिंग्स में नहीं हो रही है, 2-4 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रही डिजीज कंडीशन और 2-4 जनरेशन के बाद कहीं पे एक्सप्रेस हो रही है, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यूजुअली रिसेसिव ट्रेट्स दिखाते हैं, चाहे वो X-linked रिसेसिव हो चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो।
डोमिनेंट ट्रेट कभी भी जनरेशन गैप नहीं दिखाता है। द रीजन बीइंग, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये पेरेंटस में फॉर एग्जांपल पेरेंटस अफेक्टेड है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगी और ऑफस्प्रिंग्स के पास एक क्रोमोसोम तो जरूरी जाएगा, चाहे वो मदर से हो चाहे वो फादर से हो। और आप देखोगे जिस में ये फॉर एग्जांपल जहां पे जा रहा है तो ये भी अफेक्टेड, यहाँ पे जा रहा है ये भी अफेक्टेड, यहाँ पे जा रहा है ये भी अफेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ से इन पेरेंट्स की जब शादी करवाओगे किसी और के साथ, नॉर्मल के साथ या अफेक्टेड के साथ, वो इमीडिएट उनके जो सिबलिंग्स बनेंगी वो भी अफेक्टेड होंगी। मतलब जो भी डोमिनेंट ट्रेट्स है वो जनरेशन गैप्स नहीं क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। अब चाहे वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो चाहे वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो, डोमिनेंट ट्रेट हर कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। Now let us move forward and take very important concept regarding the pedigree analysis, that is if normal parents for example ये parent यहाँ पे normal है, if normal parents have affected child, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, if normal parents have affected child trait can never be dominant। मैंने यहाँ पे लिखा है if normal parents, these are normal parents। पेडिग्री एनालिसिस में हम शेडेड रीजन उसको दिखाते, अफेक्टेड रीजन उसको हम शेड से दिखाते हैं, हम उस सिबलिंग को शेड कर लेते हैं ऊपर से। अब शेडिंग का मतलब होता है वो अफेक्टेड है, और अगर वो ट्रांसपेरेंट है दैट मीन्स वो नॉर्मल है। सो इफ नॉर्मल पेरेंट्स, दीज टू आर नॉर्मल पेरेंट्स, इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड ट्रेट कैन नेवर बी डोमिनेंट, ट्रेट कभी डोमिनेंट नहीं हो सकता है। अगर ये डोमिनेंट नहीं है तो फिर क्या है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब ना तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो ये ट्रेट है क्या, ये रिसेसिव है। अब रिसेसिव में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अब आपको दो में से रूल आउट करना है, पहले चार में से आपको रूल आउट करना था। ट्रेट जो है इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, मैंने यहाँ पे चाइल्ड को अफेक्ट दिखाया, मतलब मैंने यहाँ पे शेड किया उसको, मतलब ये अफेक्टेड है। नॉर्मल पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, ट्रेट कैन नेवर बी डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होता तो ये पेरेंट्स में ही एक्सप्रेस हो जाता। अब चाहे पेरेंट्स के पास एक कॉपी प्रेजेंट होती है, दोनों कॉपीज प्रेजेंट होती है, पेरेंट्स में ही एक्सप्रेस हो जाता है ये। अब अगर नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड बन रहा है दैट मीन ट्रेट कैन नेवर बी डोमिनेंट, इट कैन बी रिसेसिव। अब रिसेसिव में दो पॉसिबिलिटीज, इट कैन ईदर बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव और इट कैन बी वी कैन से ऑटोसोमल रिसेसिव, सॉरी। So, if affected child is female, then it is 100% sure that trait can never be X-linked recessive. So, it is what? It is autosomal recessive. Let me explain you how. See, मैंने कहा अगर नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड बन रहा है और अफेक्टेड चाइल्ड फीमेल है, ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमस को मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूँ। कैपिटल ए इज नॉर्मल and small a is affected। अब हम कह रहे हैं कि ये जो होंगे ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, मतलब यहाँ पे दोनों स्मॉल एज का आना जरूरी है। दोनों स्मॉल ए कहाँ से आए, एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया होगा और एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा। अब क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मल है, मतलब पेरेंट्स के बाद ये रहा होगा, ये कंडीशन रही होगी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल ए एंड स्मॉल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल पेरेंट्स से अफेक्टेड चाइल्ड बन सकता है और नॉर्मल पेरेंट्स भी बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और यहाँ पे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। क्लियर? सो इस तरह ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आप कहोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखो। देखो, अगर मैं कह लेता हूं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब यहां पे दोनों एक्स अफेक्टेड आने चाहिए, रेड वाले एक्स आने चाहिए। अब अगर एक एक्स कहां से आएगा, एक एक्स तो फादर से आना चाहिए। चलो मान लेते हैं मदर नॉर्मल है, मदर में एक एक्स अफेक्टेड है और दूसरा एक्स जो है उसमें वो नॉर्मल है। चलो मान लेते हैं यहां से मदर नॉर्मल हो सकती है, लेकिन फादर के पास जो ये एक्स है अफेक्टेड एक्स, फादर तो यहां पे नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। अगर उसके पास एक भी एक्स अफेक्टेड रहा तो फादर क्या रहेगा, डिजीज्ड रहेगा। तो यहां से पॉसिबिलिटी नहीं है ये क्रोमोसोम होने की, ये कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें फिर दोनों एक्स अफेक्टेड आनी चाहिए और दो में से हमें पता है फीमेल्स के पास एक एक्स फादर कंट्रीब्यूट कर लेता है और वो वाला एक्स यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, अगर वो अफेक्टेड आएगा मतलब फादर भी अफेक्टेड होगा। तो इससे रूल आउट हो जाता है कि इट कैन नेवर बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इट कैन बी व्हाट देन, इट कैन बी ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर दिस थिंग? सो अगर आपको ये दो लाइन्स याद रहती है, ये दो लाइन्स अगर आप यहां से समझ सकते हो
तो पूरी जेनेटिक्स, पूरी पेडिग्री एनालिसिस आप समझ लेना कि आपने पूरी जेनेटिक्स समझ ली, पूरी पेडिग्री एनालिसिस समझ ली। अगर यहाँ पे कुछ डाउट रहता है तो बहुत ही मुश्किल है आगे जाना। तो with this I think we should conclude this lecture here, and we will take questions from the previous year papers, from the pedigree analysis, whatever is available with me. So I will try to solve those questions here, and I hope the things will be much clearer to you in the next lecture. Clear? So this was the theoretical portion, this was the theoretical part of the pedigree analysis. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, and please do subscribe, do share with your friends, and comment as much as you can. And if you have any question like pedigree analysis or any question, any sort of question from previous year papers, please put forward to those questions as well. Thank you.